जब मैं ट्रक चलाता था तो अक्सर नए रास्तों पर मैं ही आगे रहता था, जिसे हमारी लाइन में रास्ता खोलना कहते हैं। मेरे निकलने के बाद ही दूसरे ट्रक वाले आगे बढ़ने की हिम्मत करते थे। उसके बाद मुझे काफी मोटा इनाम मिलता था और लोग हमेशा मुझसे पूछते थे, क्या तुम्हें रास्ता खोलते वक्त कुछ दिखता नहीं था? मैं थोड़ी देर सोचता, ज्यादा कुछ नहीं, बस अक्सर लोग रात में ट्रक रुकवाने की कोशिश करते थे और कभी कभी कोई एक्सीडेंट का नाटक करने के लिए सड़क के बीच में गिर जाता था। कभी कभी तो हाईवे पर एक जैसे दिखने वाले कई गांव भी नजर आते थे। जब मैं 12 साल का था, मैंने एक बुजुर्ग को खाई से निकाला था जो हवा के थपेड़ों से लड्डखड्डा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी किस्मत में एक साया इंसान बनना लिखा है। और फिर उन्होंने मुझे किसी अनजान चीज से बना 11 गांठों वाला एक आत्मानाशक चाबुक दिया। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। 18 साल की उम्र में मैं ट्रक चलाने के लिए गांव से निकला और 30 की उम्र तक मेरी अपनी कंपनी और परिवार था। मेरी जिंदगी लगभग पूरी थी, लेकिन बदकिस्मती से माता पिता के रहते हुए मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दे दिया। मैं भारी कर्ज में डूब गया और मेरे पास सिर्फ एक बेटा और बेटी बचे थे। जब मैं बिल्कुल टूट चुका था, तब मेरी नजर काउंटर पर रखे उस चाबुक पर पड़ डूडी। उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था और अपने एक क्लाइंट को पहाड़ी पर ले जा रहा था। मेरे पेट में दर्द हो रहा था और उसी वक्त रमेश का फोन आया। वो साफ तौर पर नशे में था। मैंने फोन काटा और उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। पीछे बैठी माँ और बेटी थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं। मैं सिर्फ माफी मांगते हुए सिर हिला सका। उनका डरना जायज था। मेरा चेहरा काफी सख्त है और मेरी लंबाई भी आम लोगों से बहुत ज्यादा है। लोग हमेशा कहते हैं कि मैं किसी गिरोह के लीडर जैसा दिखता हूं। वो रमेश मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर और बचपन का दोस्त था। हम एक ही गांव से थे, साथ में ट्रक चलाए, साथ में शादियां की और साथ में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू की। रमेश पहले बहुत हैंडसम हुआ करता था। मैं उससे दुबला था, इसलिए वो मुझे बड़े भाई कहता था। मैंने हर कदम पर उसकी रक्षा की। जब भी ड्राइविंग के दौरान कोई मुसीबत आती, मैं उसके आगे खड़डा हो जाता। अगर वो लड़ने से डरता तो मैं खुद लड़ने जाता। वापस आने पर मैं अपने इनाम का आधा हिस्सा उसे दे देता। मैंने उससे एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा था कि मैं उसे अपना सगा मानता हूं और हमारा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब मैं अपने माता पिता और बीमार पत्नी की देखभाल में लगा था, उसने कंपनी में हेराफेरी की, सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और अंत में सारा कर्ज और कानूनी मुसीबतें मेरे सिर मरह दी। तब भी मैंने उसकी नीयत पर शक नहीं किया, जब तक कि मैं अपनी पत्नी के इलाज के पैसों के लिए उसके दरवाजे पर हाथ जोड़ने नहीं पहुंचा। मैंने देखा कि उसने वो सामान भी छीन लिया जो मैंने अपने आखिरी 200 रुपयों से खरीदा था। अर्जुन, तू खुद को समझता क्या है? अब तेरी औकात मेरे कुत्ते से भी कम है। आखिरकार, हालांकि मैंने सर्जरी के लिए पैसे जुटा लिए थे, फिर भी मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। अस्पताल के आखिरी पलों में मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा। अर्जुन, खुद को दोष मत देना। रमेश एक घटिया और नीच इंसान है। वो इस काबिल नहीं कि उस पर दया की जाए और न ही वो इस काबिल है कि उससे नफरत की जाए। बच्चों के साथ अच्छे से रहना, रमेश से दूर रहना, खुद को मुश्किल में मत डालना और ज्यादा काम का बोझ मत लेना। मैं उसके पास बैठकर रोता रहा। अभी मैंने अपने माता पिता के जाने के दुख को स्वीकार ही किया था कि अब मुझे अपनी सबसे प्यारी इंसान को विदा करना पड़ा था। जब सूरज उगा तो मैंने अपने परिवार का एक और सदस्य खो दिया था। रमेश ने अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू कर ली थी, जबकि मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी और फिर भी मुझ पर कर्ज का पहाड़ा था। मुझे पता था कि मैं गुस्से में कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरे पास अभी भी एक बेटा, एक बेटी और एक बूढ़ी सास थी जिनकी देखभाल करनी थी। लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था, रमेश, हमारा हिसाब किताब देर सवेर जरूर होगा। मिस्टर अर्जुन, पहुंचने में और कितना समय लगेगा? ज्यादा दूर नहीं, करीब आधा घंटा। हमारी आज की मंजिल रायगंज का शांतिवन कब्रिस्तान था। इसे कब्रिस्तान कहा जाता था, लेकिन असल में यह एक खंडहर बन चुकी पुरानी श्मशान भूमि थी। मैं उस माँ बेटी के साथ ट्रेन से यहां पहुंचा था, फिर कुछ टैक्सियां ली, लेकिन जैसे ही ड्राइवरों ने वहां का पता सुना, उन्होंने दरवाजा तक खोलने से मना कर दिया। दोस्त, यह जगह असल में एक पुरानी दफनगाह थी। जिले की पंचायत ने इसे एक व्यवस्थित कब्रिस्तान में बदलने की योजना बनाई थी, लेकिन जब से काम शुरू हुआ, वहां अक्सर हादसे होने लगे। कोई कुछ नहीं कर सका और आखिर में इसे बीच में ही छोड़ दहना पड़ा था। तब से कोई इस तरफ नहीं आता। मैंने सुना है कि अगर धुंध हो तो सड़क किनारे लोग गाड़ियों को हाथ देते हुए दिखते हैं, और अगर आपने गाड़ी रोकी
तो आप कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाते। आखिरकार हमारे पास खुद गाड़ी किराए पर लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने बगल वाली सीट पर नजर डाली जहां मैंने अभी अभी खरीदे हुए औजार रखे थे। एक फावड़ा, पेट्रोल, एक कुल्हाड़ी और वो लाल कपद्धा जो मैंने अलमारी से निकाला था। सच कहूं तो मैं पहली बार इस तरह का काम कर रहा था। इससे पहले कर्ज चुकाने के लिए मैंने एक दोस्त की मदद की थी जो प्रॉपर्टी डीलर था। मैं उन डरावने घरों की सफाई करता था जहां किसी की मौत हुई हो। मुझे आमतौर पर किसी चीज से डर नहीं लगता, भूत प्रेत से तो बिल्कुल नहीं। जब तक पैसा सही मिलता है मैं किसी भी तरह के घर में रह सकता हूं। इसकी वजह से मैं प्रॉपर्टी डीलरों के बीच काफी मशहूर हो गया हूं। मेरे पास आने वाली यह माँ बेटी भी उसी डीलर के जरिए आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे जो काम सौंपा था वो घर की सफाई नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी से एक रूहानी साए को अलग करना था। मुख्य पीड़ित एक युवा लड़की है जिसका नाम स्नेहा है। वो अभी 20 साल की है और कॉलेज से पास आउट हुई है। वो अपनी माँ किरण की गोद में सिर रखे बेदम सी पड्डी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों में एक अजीब सा अकेलापन था। उसके मुताबिक 3 महीने पहले एक त्योहार के बाद उसे अक्सर एक अजनबी आदमी के सपने आने लगे। शुरू में उसने सोचा कि शायद यह किसी बॉयफ्रेंड की कमी की वजह से है। जो दिन में सोचा वही सपने में आ गया और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सपनों में वो अजनबी आदमी खुशी खुशी बातें करते थे, यहां तक कि साथ में ट्रिप्स और डेट्स पर भी जाते थे। उसे कभी उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिखा, बस इतना एहसास होता था कि वो एक जवान और हैंडसम आदमी है। कुछ समय बाद उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती है। अपने प्यारे सपने में खोई हुई स्नेहा ने बिना सोचे समझे हां कह दी। जैसे ही उसने हां की, सब कुछ बदल गया। स्नेहा के सपने डरावने और खौफनाक होने लगे। उसे अक्सर ऐसी औरतों के सपने आने लगे जिनकी चिताएं या कब्रें गड्ढों में दबी थीं। एक ताबूत, एक सफेद पत्थर। जब भी वो भागने की कोशिश करती, वो आदमी एक घने जंगल की तरह उसके पीछे आता। स्नेहा सोने से डरने लगी। जब भी उसकी आंख लगती, वो बुरे सपनों में डूब जाती और चीखते हुए जागती। उसका दिमाग फटने की कगार पर था। स्नेहा की मां किरण उसे कई बड़े अस्पतालों में ले गई, कई मनोचिकित्सकों को दिखाया और ढेरों दवाइयां दी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिरकार उन्हें मंदिर और दरगाहों के चक्कर काटने पड़े, जहां उन्होंने कई जानकारों और तांत्रिकों से मुलाकात की। कई जानकारों ने कहा कि स्नेहा के पीछे एक छाया प्रेत लग गया है और वो उसकी जान लेना चाहता है। उन्होंने कई पूजा पाठ किए, पुतले जलाए, लेकिन स्नेहा के डरावने सपने और भी बदतर होते गए। उसने नींद में चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हकीकत और सपनों के बीच का फर्क मिटने लगा और कई बार तो वो छत से कूदने ही वाली थी। कुछ ही समय पहले स्नेहा नींद में फिर से चली और उसने कागज के एक टुकड़े पर एक पता लिखा, शांतिवन कब्रिस्तान, रायगंज। किरण ने अपने फोन पर लोकेशन चेक की और वो सन्न रह गई। पते के साथ एक पुराने साधु ने किरण को एक सलाह दी। उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसकी प्राण ऊर्जा बहुत ताकतवर हो और जिसके ग्रह नक्षत्र बहुत भारी हों, जो स्नेहा के साथ उस जगह जा सके। उन्हें उस साए के वजूद को ढूंढना होगा। दोपहर के वक्त उसे खोदकर निकालना होगा और उसे जलाकर राख करना होगा, ताकि उसका प्रभाव खत्म हो जाए और यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। हालांकि यह खतरनाक था। अगर वो इंसान उस साए को काबू नहीं कर पाया तो न तो वो और न ही स्नेहा वापस आ पाएंगे। ऐसी जानलेवा बात सुनने में तो आसान लगती थी, लेकिन इसे करने के लिए किसी को ढूंढना नामुमकिन था। किरण ने बहुत पूछताछ की और आखिरकार एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए मुंह तक पहुंची। शुरू में मुझे शक हुआ। आखिर यह सब बहुत अजीब और फिल्मी लग रहा था। मुझे उस साए से डर नहीं था, पर मुझे लगा कहीं किरण और स्नेहा धोखेबाज तो नहीं। लेकिन जब मैं किरण और स्नेहा से खुद मिला तो मैं मना नहीं कर पाया। मेरा दिल नहीं माना। किरण इतनी बेबस दिख रही थी जैसे मैं तब था जब अपनी पत्नी के इलाज के लिए दर दर भटक रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसे लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो जमीन पर गिर गई। मैंने तुरंत उसे संभाला। मिस्टर अर्जुन, हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज, मेरी बेटी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने स्नेहा की तरफ देखा। उस छोटी सी बच्ची ने लंबे समय से चैन की नींद नहीं ली थी। उसने अपनी मां को उठाने की कोशिश की, पर उसमें जान ही नहीं थी। मां बाप का दिल हमेशा प्यार और फिक्र से भरा होता है।
मेरी भी एक बेटी है। मैंने इस काम के लिए हामी भर दी। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ चलूंगा। जल्द ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हम पहुंच गए थे। पूरा कब्रिस्तान एक पहाड़ी ढलान पर बना था। कुछ कब्रें नई और साफ सुथरी लग रही थीं, जिन पर पत्थर और ईंटें लगी थीं, लेकिन ज्यादातर कब्रें लावारिस और टूटी फूटी थीं। क्या तुम्हें उस जगह का नाम पता है? स्नेहा किरण की बाहों में दुबक गई। वो सुध बुध खो चुकी थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने उससे पूछा था, पर उसने मुझे नहीं बताया। अब हम क्या करेंगे? यहां तो इतनी सारी कब्रें हैं। स्नेहा, फिर से सोचो, क्या कोई और निशान याद है? स्नेहा खिड़की के बाहर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। नींद न आने की वजह से उसे सोचने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपनी आंखें मूंद दी, बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, वहां लालटेन थे। वो मुझे अपने घर ले गया था। मुझे याद है वहां 2 बड्ढे लालटेन थे। जब हम अंदर घुसे तो वहां एक मंच भी था और मछलियां भी थीं। स्नेहा, मैं तुम्हें यह सब सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं। उसके नाम के बारे में सोचो, या उसके खानदान के बारे में और समय के बारे में। मैं नीचे जाकर देखता हूं, तुम यहां मेरा इंतजार करो। मैं फावड़ा लेकर कार से बाहर निकला और अलग अलग कब्रों के पत्थरों को देखने लगा। ज्यादातर पर लिखा हुआ मिट चुका था। पीछे की तरफ जो पुरानी कब्रें थीं, उनके पत्थर तक गल चुके थे। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई ऐसी कब्र नहीं दिखी जो खास लगे। दोपहर होने वाली थी और मैं सोच रहा था कि क्या मैं किसी भी कब्र को खोद दूं, ताकि स्नेहा के मन का डर निकल जाए। शायद वो सोचे कि सब खत्म हो गया है और सपने आने बंद हो जाएं। सच कहूं तो मुझे अब भी पूरा यकीन नहीं था कि कोई रूहानी साया ये सब कर रहा है। जैसे ही मैं एक जगह चुन रहा था, अचानक मुझ पर एक परछाई पड़ी, जिससे मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैंने उस परछाई का पीछा किया और देखा कि कुछ पुरानी कब्रों के पीछे बरगद और नीम के पेड़ों की एक घनी कतार थी। पेड़ाच बहुत पास पास लगे थे और उनमें से 2-3 तो सूख कर मर चुके थे।